हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ एनाटॉमी सीरीज। अभी तक के एपिसोड्स में मैं आपको फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसमें आपके एमसीक्यू, एसएक्यू एंड एलएक्यू को साथ के साथ मैंने कंप्लीट करवाया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स बताए हैं। इसी के चलते आज हम बात करेंगे प्रमाण शारीर के बारे में। प्रमाण का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। प्रमाण मतलब कि जितने अपने अंग है, प्रत्यंग है, मल है, दोष धातु, इन दोनों को क्या होता है? मेजरमेंट। सो प्रमाण शारीर में जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के प्रमाण हम बात करते हैं। एक होता है अंगुल प्रमाण, एक होता है अंजलि प्रमाण। ओके, अंजलि मतलब अपने आप दोनों हैंड्स को जब ज्वाइन करके जितना प्रमाण आप एक हाथ में पानी की मात्रा भर सकते हो वो होता है अंजलि। अंगुल आप समझते हैं अपनी अंगुली के द्वारा प्रमाण करना। चरक एवं सुश्रुत आदि आचार्यों के द्वारा बॉडी की तथा उसके अंगों की मतलब जो अपने पार्ट्स हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, लंबाई तथा चौड़ाई अंगुलियों के द्वारा नापी गई थी। पहले के टाइम पे जितने भी आचार्य थे, चरक एवं सुश्रुत, वे अपनी बॉडी का जो साइज था, जो अपने डायमेंशन है, उनको अंगुल प्रमाण की तरह से नापते थे। इसमें क्या होता है कि हस्त की अंगुलियां मतलब फिंगर्स जो होती है वो एक समान न होने से तो क्या होता था कि अपनी छोटे बच्चे के अंगुल प्रमाण अलग होगा, बड़े का अलग होगा। सो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाते हैं कि कुछ प्रमाण तो कम आता है, कुछ प्रमाण ज्यादा आता है। सो मतलब इसमें क्या होता है कि नाप लेना कोई एक एक समान क्लियर सिग्निफिकेंस नहीं बताता था। अगर आप हमने नापा कि हाथ जो है वो 7 अंगुल प्रमाण का है तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे का भी 7 अंगुल प्रमाण हो और वो जो मध्यम वर्ग के युवा हैं उनका भी 7 अंगुल प्रमाण हो। सो इट विल क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ डिल्यूजन इन अवर माइंड। सो इसके लिए क्या होता है कि हम सुश्रुत के द्वारा दिए गए पहले कुछ निर्देश एवं श्लोक पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि देहम सर्व अंगुलेशु यथा व अनुकृतित मतलब अंगुली प्रमाण लेते समय स्वयं अंगुलियों से मतलब कि खुद की फिंगर से खुद की बॉडी का मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी हाथ का मेजरमेंट लेती हूँ तो मुझे अपने हाथों से ही खुद के अंगुलियों से ही खुद के हाथ का मेजरमेंट लेना है। ऐसा सुश्रुत आचार्य ने बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य चरक के बारे में। केवलम पुनः शरीरम अंगुल प्राणी चतुर्शती मतलब कि चरक जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि शरीर की लंबाई 84 अंगुल होती है। मतलब कि चरक ने एक फिक्स डायमेंशन क्रिएट कर दिया गया है सबके लिए कि शरीर की जो लंबाई होती है वे 84 अंगुल होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुश्रुत आचार्य ने फिर से कुछ बताया है अंगुल प्रमाण के बारे में। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मनुष्य शरीर की लंबाई, ये उन्होंने पहले मेजरमेंट का तरीका बताया कि स्वयं की अंगुलियों से प्रमाण करें। दूसरा उन्होंने बताया कि मनुष्य मनुष्य की जो लंबाई होती है वो 120 अंगुल की होती है। ये सुश्रुत के द्वारा मानी गई है। तो चरक ने कितनी मानी? 84 अंगुल। सुश्रुत ने मानी 120 अंगुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाग्भट ने। वाग्भट आचार्य ने बोला है कि अनुसार मनुष्य की जो लंबाई होती है उनके अपने 3.5 हाथ होती है। मतलब कि उसके खुद के स्वयं के 3.5 हाथ लंबा जो होता है वो मनुष्य होता है। इसके तहत हम बात करते हैं कि एक हस्त के अंदर 24 अंगुल, जो हस्त मतलब कि हैंड से लेके, हैंड का मतलब है यहाँ पे एल्बो से लेके मिडिल फिंगर के टिप तक जो हमारा प्रमाण है वो 24 अंगुल तक है। एवं ये सब कुछ एक डायमेंशन बताया गया है। वर्तमान में क्या होता है कि 1 अंगुल का प्रमाण जो है 3/4 इंच लिया जाता है एवं 4 अंगुल प्रमाण 3 इंच होता है, 12 अंगुल प्रमाण 9 इंच होता है। ये सब कुछ आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो इसको लर्न करें आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है आचार्य चरक के अनुसार एवं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अगर आपको लर्न नहीं भी होती है तो भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आचार्य, क्योंकि इसमें अंगुल प्रमाण का आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 5 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है कि प्रमाण शारीर को डिफाइन करो, उसका संक्षिप्त में वर्णन करो। सो इसके अंदर क्या होता है कि प्रमाण शारीर के अंदर हमें अंगुल प्रमाण की एक टेबल लर्न करनी है एवं अंजलि प्रमाण की एक टेबल लर्न करनी है। इसको करते ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पैर की जो लंबाई है, सिर से पैर तक 84 अंगुल बोली गई है। ऐसा चरक ने हमें पहले पेज पे ही बता दिया था। अब हम बात करते हैं 84 अंगुल कैसे। देखो, पैर की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो 4 अंगुल की मानी है इन्होंने। फिर जांग की जो है वो हमारे पास 18 मानी है। तो देखो, आप पहले याद करोगे 4, फिर 18,
फिर वापस से 4 जानो। देखो आप पैर से स्टार्ट करो, फुट वाला पॉइंट 4, फिर ऊपर वाला लेग का पार्ट 18, देन अपना नी जॉइंट आता है वो 4, अपनी थाई रीजन आता है उरु जो आती है अपनी 18, देन उधर आता है एब्डोमेन रीजन और थोरेक्स आता है वो 12-12, फिर ग्रीवा जो अपनी 4 और आनंद मतलब जितना जो मुख होता है वो 12। कितना आसान है लर्न करना। आपको मेजरमेंट स्टार्ट करना अपने पैर से जिसको हम 4 बोलेंगे, जंघा को अपन 18 बोलेंगे, जानू को जॉइंट नी को हम 4 बोलेंगे, फिर से थाई को रीजन को 18 बोलेंगे, उर और उधर दोनों ऊ से स्टार्ट है मतलब यू से है तो दोनों सॉरी उर और उरा दोनों, उदर और उरा जो है वो दोनों 12-12 है। एवं फिर से हम ग्रीवा की बात करेंगे तो 4 और फिर से आनंद के लिए 12। हमको 3 अक्षर तो याद करने हैं, 4, 18 और 12। ये हमारा हो गया अंगुल प्रमाण। ओके, आपको यही लर्न करना है, ये आपको लर्न नहीं करना है, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अंगुल प्रमाण का महत्व क्या होता है। अंगुल प्रमाण से क्या होता है कि आयु का ज्ञान होता है, स्वस्थ अस्वस्थ के हेतु पता चलते हैं, शल्य कर्म मतलब चिकित्सा जो अपनी सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से अंगुल प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अंगुल पे कट लगाना है, कितना डाइसेक्शन करना है, ये सब कुछ चिकित्सा कार्य में श्रीलता लेके आता है। स्वस्थ की दृष्टि से भी हमें पता चलता है कि अंगुल प्रमाण से ही स्वस्थ की परिभाषा आती है। क्योंकि देखो जैसे कि कोई भी ऑर्गन है उसका डायमेंशन है, अगर कोई भी ऑर्गन का डायमेंशन बढ़ेगा, निगैली होगी ऑर्गन के साइज में तो वो अंगुल से पता चलेगा। जैसे हमने माना कि जो हमारा हार्ट है वो 3 अंगुल का है। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ, इससे अंगुल का डायमेंशन नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन मैंने माना कि अंगुल का प्रमाण जो है वो हार्ट के लिए अपने 3 अंगुल है। लेकिन अगर उसका हार्ट का साइज बढ़ गया, एक्ट मतलब कि उसके अंदर मिगाली हो गई, हार्ट के अंदर मिगाली कार्डियो मिगाली हो गई, तो अगर उसका साइज बढ़ गया तो उसके अंदर क्या होता है कि वो 4 अंगुल का हो गया। तो हमें पता चला कि जो बेसिक था, जो स्वस्थ था वो 3 अंगुल का था, लेकिन उसका डायमेंशन बढ़ गया तो वो 4 अंगुल का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वच्छेदन ज्ञान से मतलब कि डाइसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे आयुर्वेद के मृत परीक्षण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉइंट आपको लर्न करने हैं, ये जब आपसे अंगुल प्रमाण पूछा जाएगा तो आपको बताने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इतना सारा ज्ञान दे रखा है, ये आपके लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, इसको आप ना ही लर्न करें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अंजलि प्रमाण के बारे में, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण मैंने आपको बताया था कि एक अपने दोनों हाथ को ज्वाइन करने पे जितना वाटर कंटेंट हमारे हाथ में आ सकता है वो होता है अंजलि प्रमाण। वो क्या होता है? अंजलि प्रमाण। सो अंजलि प्रमाण के अंदर क्या आता है, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनका या फिर कुछ ऑर्गन्स का हम मतलब बेसिकली मेजरमेंट करते हैं, उसमें हमने अंगुल प्रमाण में किया। अब हम बात करते हैं अंजलि प्रमाण के थ्रू। देखो अंजलि प्रमाण में आपको इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में दे रखा है इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। सबसे पहले बात करते हैं उदक जल की, जो 10 अंजलि का होता है। फिर रस, आहार रस 9 अंजलि, ये आपको धातु प्रकरण में भी पढ़ना पड़ेगा क्रिया शारीर के अंदर, तो इसको यहाँ लर्न करो तो बहुत आसान रहेगा। और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, आप ये बात लिख के ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त के बारे में। रस के बाद में रक्त 8 अंजलि, पुरुष 7 अंजलि, ओके, कफ 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि, मूत्र 4 अंजलि, वसा 3, मेद 2, मज्जा 1। मस्तिष्क का जो प्रमाण होता है वो आधांजलि, और शुक्र का प्रमाण भी आधांजलि, अपरोज आधांजलि। सो अपने पास 3 तो आधे आधे अंजलि के हो गए, तो 3 कौन कौन से हुए? मस्तिष्क, शुक्र और अपरोज। देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैं आसू, मैं आंसू मतलब किसी का नाम है आशु, तो मैं आशु, म से मस्तिष्क, आ से ओज, क्योंकि आ से ओज और सु से शुक्र, मैं आंसू। ओके, फिर पर ओज जो हमारा होता है अपरोज, अपरोज फिर परोज, परोज जो होता है वो 8 बिंदु, और आर्तव का जो प्रमाण होता है वो 4 अंजलि। और आपको ये बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि ये सारा आपको क्रिया शारीर में भी काम आएगा एवं रचना शारीर में भी काम आएगा। तो फिर से हम एक बार दोहराएंगे इस चीज को कि सबसे पहले हमारे पास कौन आता है? जल। सबसे पहले आप अपने जीवन में किसका आधार मानते हो? ऐसे लर्न करो। सबसे पहले हम अपने जीवन का आधार मानते हैं जल को, तो हमें सबसे ज्यादा जल चाहिए। जल कितना है? 10। फिर जब हमें जीवन जी रहे हैं तो हमें क्या किसका आनंद लेना है? रस का। जीवन का रस आ रहा है हमें, तो रस 9।
फिर रस तो है, लेकिन रस आएगा तभी तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होएगा। जब मजा आएगा तब ब्लड सर्कुलेशन होएगा, तो बाद में हम लर्न करेंगे रक्त का। जब रक्त बन जाएगा तो कुछ वेस्ट भी आएगा रक्त के साथ में, लेकिन वेस्ट जो है वो सॉलिड रहेगा, सो वो पुरुष 7 अंजलि प्रमाण। लेकिन जब वो वेस्ट बना तो हमारी बॉडी के अंदर एक दोष उत्पन्न हो गया। कौन सा दोष? कफ दोष। मैंने इसी टिप से याद किया था, तो आप भी लर्न कर सकते हो। कफ दोष। फिर कफ दोष तो हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न हुआ, लेकिन जब हम एक जगह पड़े रहे, तो हमारा कुछ कुछ गरम गरम खाने का उत्पन्न हुआ, अपनी बॉडी के अंदर ताप बढ़ गया, तो पित्त बढ़ गया हमारी बॉडी के अंदर। फिर पित्त बढ़ने के बाद में जैसे लिक्विडिटी बढ़ी, वैसे ही हमें यूरिनेशन स्टार्ट हो गया, मूत्र बढ़ गया। मूत्र यूरिनेशन करने के लिए हम बाहर नहीं गए, हम वहीं पे लेटे रहे, तो हम बहुत ज्यादा मोटे हो गए। वसा और मेद हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया। वसा मेद बढ़ने से हमें जो है वो मज्जा, हमारी अस्थियों के अंदर भी दिक्कत आने लगी, सो वो मज्जा के अंदर। ओके, ये मैंने आपको 10 के टर्न लर्न करवा दिए। माना ट्रिक थोड़ी लेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा लर्न करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात करते हैं अस्थि शारीर के बारे में। अस्थि शारीर की जब हम बात करते हैं तो अस्थि का मतलब होता है बोन्स। तो बोन्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं ओस्टियोलॉजी, द साइंस या फिर स्टडी ऑफ द बोन कहते हैं ओस्टियोलॉजी। सो आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर सप्त धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र। तो अस्थि जो है वो हमारी 5वें नंबर की धातु होती है। ओके, और अस्थि जो होती है वो हमारी बॉडी को कठिनता, स्थिरता, अंग प्रत्यंग को बांधे रखती है एक साथ में। तो अस्थि की परिभाषा आपको सबसे पहले लर्न करनी है। अश्यति इति अस्थि, मतलब कि जिसकी वजह से अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक समय तक अपना रूप धारण करे रखती है एवं मृत शरीर को जमीन में दबाने के पश्चात भी वह अपने स्वरूप के अंदर रहती है। सो आपको क्या होता है, वो अस्थि होती है। तो जो स्थिर, कठिन एवं शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार देती है और आधार प्रदान करती है, वो होती है अस्थि। नेक्स्ट बात करते हैं अस्थि के स्वरूप के बारे में। आपको स्वरूप पता होना चाहिए कि मैंने बताया था पितरज भाव से उत्पन्न होती है। सो पितरज भाव से उत्पन्न होगी, सो इसका क्या स्वरूप होगा? गुरु होगी। खर, कठिन, स्थूल, स्थिर, मूर्तिमान भाव इसके अंदर गुण पाए जाएंगे एवं ये शरीर को धारण करने वाली और इसके अंदर मज्जा लाया करती है। सो नेक्स्ट धातु अस्थि मज्जा, मज्जा का ये पोषण करेगी, पुष्टि करेगी और मांस को अवलंबन करेगी। ओके, इसका जो पार्थिव अंश है उसके अंदर क्या होता है कि अस्थियों के संगठन के अंदर पार्थिव अंश के अंदर एक तो कौन सा महाभूत रहता है? अग्नि महाभूत होता है इसके अंदर। ओके, अग्नि महाभूत के साथ में जल महाभूत इसके अंदर वो लचीलापन उत्पन्न करता है। वायु महाभूत रहता है, पृथ्वी महाभूत रहता है। ओके, तो इसकी अस्थि की उत्पत्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थि उत्पत्ति को आप लर्न करें। रसाद रक्तम तदोमासम, ये आपने रचना शरीर के अंदर एवं क्रिया शरीर दोनों के अंदर आपने लर्न किया होगा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। रसाद रक्तम तदो मासम, मासान मेदो प्रजायते, मेदो सो अस्थि तदो मज्जा, मज्ज शुक्र तु जायते। मतलब कि क्या होता है कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है, इसी से उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रचना के बारे में। सो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप की बोन्स के लिए सेल प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इसके अंदर मिनरल कंटेंट भी होता है, वाटर कंटेंट भी होता है, प्रोटीन कंटेंट भी होता है, फाइबर्स वाला बेसिकली। तो सबसे पहले आता है ओस्टियोप्रोजिनेटर, जो बोन्स अपनी बॉडी को ओस्टियोप्रोजिनेटर, मतलब कि प्रोजिनेटर का मतलब होता है प्रोड्यूसर, तो जो बोन्स को प्रोड्यूस करेंगी। ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट जो होती है वो जर्म सेल होती है जो कि इसका टिश्यू बनाएगी। ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स वो होती है जो वो साइट्स वो सेल होती है जो कि टिश्यू को मेंटेन रखती है। एंड ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट मतलब कि थोड़ी सी भी दिक्कत आई बॉडी के अंदर, बोन के अंदर, तो वो उसको ब्रेक कर देगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थियों की संख्या। ये मैं आपको आयुर्वेदिक पोर्शन पढ़ा रही हूँ, पूरा मॉडर्न के अंदर मैं आपको मॉडर्न की अस्थि शारीर पढ़ाऊंगी और मतलब ओस्टियोलॉजी पढ़ाऊंगी। इस चरक में जो अस्थियों की संख्या बताई है वो 360 बताई है एवं सुश्रुत के अनुसार 300 और आधुनिक में मॉडर्न के अकॉर्डिंग 206 बताई गई है। तो चरक में जो हमारे चरक आचार्य द्वारा जो अस्थियों की संख्या बताई गई है वो 360 बताई गई है एवं सुश्रुत आचार्य के द्वारा हमारे पास अस्थियों की संख्या जो है वो 300 बताई गई है। ओके, सो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अस्थि शारीर के ऊपर आयुर्वेद पोर्शन में 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और एक बोन को डिफाइन किया जाता है उसके साथ में। बोन्स में आपको जब मॉडर्न पोर्शन कवर कराऊंगी तब मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगी। इसमें बात करते हैं चरक में। चरक में अस्थियों की संख्या कितनी बताई है? 360। चरक में कितनी संख्या बताई है? 360। ओके, और सुश्रुत आचार्य ने कितनी संख्या बताई है? 300। देखो
इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। देखो सुश्रुत है, सुश्रुत आचार्य के अंदर 2 ऊ की मात्रा आती है, मतलब 2 नंबर जो संख्या के अंदर 3 तो आप लर्न कर सकते हो, दोनों ने 3-3 तो बताइए, लेकिन आगे का कंफ्यूजन होता है, एक में 300 एक में 360। तो सुश्रुत आचार्य के अंदर 2 ऊ की मात्रा आती है, तो लर्न करना कि 2 डिजिट सेम आएंगे। सो इट इज 00, सो इट इज 300। ओके, ये देखो अस्थि का जो क्लासिफिकेशन है ये आपका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि अपर लिम्ब के अंदर 64 बोन्स होती है, लोअर लिम्ब के अंदर 62 बोन्स होती हैं, वर्टिब्रा 26 होती है, रिब्स 24, स्टर्नम 1, स्कल के अंदर 29 बोन्स एंड फेशियल जो बोन्स होती है अपनी 14 बोन्स होती हैं। सो ये सारा क्लासिफिकेशन आपको एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा क्लासिफिकेशन कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थि शरीर के अंदर कि अस्थि शरीर के प्रकार के और उसके भेदों के बारे में। सो हमारी बॉडी के अंदर 5 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं। कपाल अस्थि, फ्लैट बोन्स, रोचक अस्थि, पृथ्वी वाली बोन्स, तरुण अस्थि, कार्टिलेजिनस बोन्स, वल्य अस्थि, राउंड बोन्स और नलक अस्थि, लॉन्ग बोन्स। देखो कपाल से आप लर्न कर सकते हैं, कपाल मतलब कि फ्लैट, जितनी भी पटेला, इलियम, ये हमारे पास स्कैपुला एंड टेम्पोरल बोन्स और स्कल की जो बोन्स है वो सारी कपाल अस्थि के अंदर आती है, वो सारी फ्लैट बोन्स होती है। रोचक अस्थि के अंदर बहुत ही इजी है लर्न करना, जो हमारी दांतों की जो बोन्स होती है, टिथ की जो बोन्स होती है वो रोचक अस्थि होती है। और तरुण बोन्स, तरुण अस्थि मतलब तरुण मतलब कार्टिलेजिनस बोन्स जो अपनी नोज, ईयर, नेक के अंदर और आई के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है तरुण अस्थि। वेल्य मतलब की जो अपनी राउंड बोन्स होती हैं, रिब्स की, बैकबोन जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम की है, फिर स्टर्नम, वो कौन है, वेल्य अस्थि। और नल का अस्थि के अंदर बात करते हैं जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है लाइक फीमर, ह्यूमरस, जितनी भी रेस्ट ऑफ द बोन्स बची है वो सारी कौन सी होती है, नल का अस्थि। ओके, ये हमने किया अभी तक का अस्थियों का क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एसएक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें आपका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे यूजी के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 23 के बैच के एग्जाम के अंदर। इसके अंदर हमारे पास आता है लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, शॉर्ट लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स एंड सेसामोइड बोन्स। देखो लॉन्ग बोन्स में मैंने आपको बताया कि जितनी भी फीमर है, ह्यूमरस है, वो लॉन्ग बोन्स होती है। शॉर्ट लॉन्ग बोन्स का मतलब होता है कि कार्पल्स, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। शॉर्ट बोन्स का मतलब होता है कि कार्पल्स या फिर टार्सल्स। फ्लैट बोन मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कपाल अस्थि के अंदर आती है, स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स वगैरह। इरेगुलर बोन्स का मतलब होता है कि जिनकी सिमेट्री बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होता, वो सबसे पहले आते हैं वर्टिब्रा के अंदर। न्यूमैटिक बोन्स वो होती है जिनकी सम फ्लैट सरफेस और सम इरेगुलर, लेकिन ये होलो स्पेस होता है इनके अंदर। हम बात करते हैं टेम्पोरल बोन की। सेसामोइड बोन जो होती है वो कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से बनती है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आता है कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट जो सिसमोइड बोन है वो है पटेला, और जो कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस सॉरी जो कि क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल के टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है, ये लार्जेस्ट बोन है। और ये लर्न करना है आपको, मैंने ये पीवाईक्यू के अंदर भी एमसीक्यू देखा था कि पिसिफॉर्म बोन किसके ऑसिफिकेशन से बनती है, तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थियों के कार्य के बारे में। अस्थियों का कार्य जो शरीर को आकृति और आकार प्रोवाइड करती है, कैल्शियम और फास्फोरस का संचरण करती है बॉडी के अंदर, और ये हमारी बॉडी को जो है वो भार संभालने का कार्य करती हैं, और आपस में मिलकर जॉइंट्स को भी एक साथ बनाए रखती हैं, अंग प्रत्यंग की कठिनता प्रदान करती हैं। ओके, और ये क्या होता है, अस्थियां मनुष्य के रूप का निर्माण करने में सहायक होती हैं। ये मैंने आपको पूरा का पूरा अस्थि शरीर बता दिया है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि मैंने आपका कोई भी पॉइंट छोड़ा है। नेक्स्ट आता है ये बोन्स के बारे में। ये पॉइंट मैं आपको हर अगली वीडियो में, जब मैं आपके लिए मॉडर्न का पोर्शन लेके आऊंगी, तब मैं कवर कराऊंगी। आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, एक तो है प्रमाण शरीर, एक है अस्थि शरीर। नहीं रुकेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने बात करी प्रमाण शारीर एवं अस्थि शारीर के बारे में।
नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको जितना भी टॉपिक कवर करवा रही हूँ, एनाटॉमी के अंदर आयुर्वेदिक पोर्शन कम है, सो वो कंप्लीट 40 मार्क्स को कैरी करता है, सो उसमें आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।